हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कोई एक चार्ज है अपने पास, उस चार्ज के आसपास कुछ थोड़ा बहुत रीजन ऐसा होता है जहां उस चार्ज की इफेक्ट अवेलेबल होती है। उस रीजन के बाहर उस चार्ज की इफेक्ट अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, उस चार्ज के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि उस रीजन के बाहर वो अपनी इफेक्ट प्रेजेंट करवा सके। तो वो जो रीजन हुआ वो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हुआ। ठीक है, उसको समझने के लिए एग्जैक्टली प्रॉपर समझ डायरेक्टली नहीं आएगा, उसको समझने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, तो हमको वहां से एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो जरा, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक बार एन एस। हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन से निकल के एस में एंटर होती है मैग्नेट के बाहर, मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के यहां एंटर होती है। हम इस चीज को जानते हैं, यहां से निकल के यहां पे एंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? यहां से निकल के वापस मैं बता सकता हूं कि यहां पे एंटर होती है, यहां से निकल के यहां पे एंटर होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम ये सब चीजें जानते हैं। अगर मान लो कि कोई पिन मेरे पास इस जगह पे है, यहां पे कोई पिन रखी हुई है, क्या ये पिन को ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो पिन इस मैग्नेट के फील्ड के बाहर है। कौन से फील्ड के बाहर? मैग्नेटिक फील्ड के बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड हम इजीली समझते हैं कि अगर कोई आयन पिन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर प्रेजेंट है तो वो मैग्नेट के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उस पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और यहां इलेक्ट्रिक को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कि कितने दूर तक उसकी ताकत है, कितनी ताकत है उसके अंदर। तो यहां पे ये पिन वहां पे, अगर मान लो कि वो पिन यहां होती, वो पिन अगर यहां होती तो क्या ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता? बिल्कुल करता। ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता। क्यों? क्योंकि वो पिन इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसलिए वो उसको अट्रैक्ट कर लेता। समझ में आ गई? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, समझ में आ गई ना? तो किसी मैग्नेट के आसपास का उतना रीजन जहां तक वो अपनी इफेक्ट को फैला सकता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो किसी चार्ज के आसपास का रीजन जहां तक उसकी इफेक्ट अवेलेबल है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की है। क्या ये लाइंस एक्चुअली अवेलेबल होती है? ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, क्या मुझे इस मैग्नेट के आसपास से लाइंस दिखती है? नहीं दिखती। पर क्या इस मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी है, पर मैग्नेटिक फील्ड वो रियल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको दिखते नहीं है, हम इमेजिन करते हैं। क्यों इमेजिन करते हैं? हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं, ड्रॉ करते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं हम। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ रूल है, जैसे अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर ही निकलेगी, हमेशा बाहर ही निकलेगी। ये यहां समझ में आ रही बात? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर ही निकलेगी। और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है अपने पास, तो नेगेटिव चार्ज में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड एंटर होती है, यहां से अंदर की तरफ जाएगी। यहां ये रिप्रेजेंटेशन है, हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया है ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। पॉजिटिव में से हमेशा बाहर ही निकालनी है, नेगेटिव के अंदर हमेशा एंटर ही करनी है, नेगेटिव के अंदर हमेशा एंटर ही करनी है, एंटर ही करेंगे हम। अच्छा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पास में हो तो क्या होगा? अरे यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड निकली और यहां पे एंटर हुई, यहां से निकली और यहां पे एंटर हुई, इसी तरीके से यहां से निकली और यहां पे एंटर हुई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां नेगेटिव में से पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में एंटर हो जाएगी। क्लियर हो गई? बिल्कुल बात क्लियर हो गई। हाँ, पर जैसा मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्रिएट करती है, कैसे? एन में से निकल के एस में जाती है और मैग्नेट के अंदर हमको पता है एस से एन आती है, मतलब एक क्लोज लूप क्रिएट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसी क्लोज लूप क्रिएट नहीं होती।
पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगी, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं आएगी। तो क्लोज लूप नहीं हुई। हमको ये क्लोज दिखता है पर क्लोज लूप नहीं है, क्योंकि सब यहां से उस तरफ ही जा रहा है, वहां से यहां वापस कुछ नहीं आ रहा। मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा था, मैग्नेट के बाहर N to S और मैग्नेट के अंदर S to N, ऐसा करके पूरी एक क्लोज लूप क्रिएट हो गई थी। क्लियर। फिर मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की कुछ डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन क्या थी? उसकी डायरेक्शन थी हमेशा टेंजेंट टू द फील्ड लाइन। हमेशा जैसे ये यहां का टेंजेंट इस डायरेक्शन में होता है, यहां का टेंजेंट इस डायरेक्शन में, यहां का टेंजेंट इस डायरेक्शन में, यहां का इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन उस पॉइंट पे उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। क्लियर। ये भी हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, नेवर सेट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे वो, है ना। यहां पे मैं बताता हूं, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली है तो वो यहां से पूरा ऐसा घूम के ही यहां जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां से निकली है और यहां बीच को क्रॉस करके डायरेक्ट अंदर घुस जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी वो एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करेगी, बराबर अपना पूरा रास्ता कवर करेगी क्रॉस किए बिना और वापस अंदर एंटर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। समझ में आई बात। उसके बाद और आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम दो टाइप के देखने वाले हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमने ड्रॉ किया है वो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ऐसी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन पे, इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे यहां 5 लाइन मैंने ड्रॉ किए, पांचों की पांचों एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस है। डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां का होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां का, उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां का, इक्वी डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस अनइवन है तो भी, जैसे कि अगर पैरेलल है पर डिस्टेंस अनइवन है तो भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कि एक लाइन यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां, क्या ये सब पैरेलल है? बिल्कुल है, पर क्या इक्वी डिस्टेंस है? नहीं है, तब भी ये यूनिफॉर्म नहीं है। समझ में आ रही? यूनिफॉर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन। इसी को हम बोलेंगे कौन सी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बताया हमेशा कहां? पॉजिटिव में से बाहर निकलेगी और नेगेटिव में एंटर होगी। मतलब क्या? यहां पे पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहां से निकली है, और यहां पे होगा नेगेटिव, क्योंकि यहां पे एंटर हो रही है, यहां से इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ पॉजिटिव होगा और उस तरफ नेगेटिव होगा। क्लियर? दूसरी बात, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या? हर जगह उसकी वैल्यू सेम होती है, हर जगह वैल्यू सेम। वैल्यू सेम का मतलब अगर यहां पे इसकी वैल्यू 5 है तो यहां भी इसकी वैल्यू 5 ही है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैथमेटिकल फॉर्म तो होता होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से ही हम उसका मैथमेटिकल फॉर्म बना देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो चीज यूनिट है वो डिनोमिनेटर में रखी जाएगी। क्या बोला? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F by Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F by Q। समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F by Q, पर इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से F by Q है, कौन F है, कौन Q है, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है। समझ में आ रही बात? तो देखते हैं किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, जरा समझते हैं। जैसे सेम यहां पे ये प्लस Q ड्रॉ किया, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। चलो देखो, यहां पे हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव कैपिटल Q, और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब डायरेक्शन में है। यहां पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक, जैसे पहले की कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे समझ लो, कोई एक प्लस स्मॉल क्यू या माइनस क्यू, कोई एक माइनस क्यू यहां पे, तो क्या इस चार्ज पे कोई इफेक्ट आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है वो चार्ज। पर जैसे ही वो चार्ज को मैं पकड़ के यहां पर रख दूं, वो माइनस क्यू को मैं यहां ले आऊं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब अब कुछ इफेक्ट आएगी। क्लियर? अब कुछ इफेक्ट आएगी। अब क्या हो, हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ हमारा सोर्स चार्ज, और ये इसको हम टेस्टिंग के लिए बुलाया है हमने कि कहां इसकी इफेक्ट है, इसकी इफेक्ट कहां पे है, उसका टेस्टिंग करने के लिए हम इसको लाए हैं, तो ये है टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये होता है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज कौन होता है? जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेक कर रहे हैं और जिसकी हेल्प से चेक कर रहे हैं उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मतलब ये है टेस्ट चार्ज। पहले उसको वहां रखा, फिर यहां रखा, पता चल गया हाँ यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? सोर्स चार्ज का। ये हुआ टेस्ट चार्ज, ये हुआ सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू चार्जेस, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू चार्जेस। क्लियर? डिवाइड बाय ये कौन सा चार्ज दिख रहा है? स्मॉल क्यू। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। क्लियर हुआ? मैं भी फॉर्मूला लिखता हूं, समझ में आ जाएगी बिल्कुल बात, पर पहले मैं यूनिट लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या बना? ये फोर्स। फोर्स मतलब क्या हुआ? K। किसकी वजह से लग रहा है? कैपिटल Q की वजह से। किसके ऊपर लग रहा है? स्मॉल q के ऊपर। फोर्स का फॉर्मूला डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये F का फॉर्मूला लिखा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल q टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज स्मॉल q। तो क्या हुआ? ये गया, ये गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय r का स्क्वायर। मुझे एक फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ में आया कि नहीं आया? तो फॉर्मूला के अंदर कौन सा चार्ज होगा? टेस्ट चार्ज की सोर्स चार्ज? सोर्स चार्ज हुआ। टेस्ट चार्ज तो कट हो गया। अच्छा, क्यों सोर्स चार्ज होगा? जरा सोचो, क्या यहां पे टेस्ट चार्ज नहीं होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे मैं क्या कोई पिन को लाऊंगा तभी इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा या ऑलरेडी होगा? ऑलरेडी होगा। उसके लिए मुझे पिन को लाने की जरूरत नहीं है। पिन तो मैं सिर्फ इसलिए लाया ताकि मैं चेक कर सकूं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है और कहां तक है। मतलब क्या, ये जो टेस्ट चार्ज था वो रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं तो जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? वो चार्ज होता है सोर्स चार्ज, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो वाला चार्ज। समझ में आया? और यार कौन होता है? आर होता है उस चार्ज से जिस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो वो पॉइंट। जैसे कि मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वार। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे वेक्टर फॉर्म में देखना तो मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं E इज इक्वल टू KQ बाय r स्क्वायर इनटू क्या करते हैं हम करते हैं r के। वेक्टर के लिए तो केप लगा देते, वो वेक्टर बन जाता है। हमने देख लिया कूलम्स लॉ में। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होती है? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज्यादा पास में हो वहां पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो वहां स्ट्रेंथ कम होती है। जैसे कि यहां ये तो यूनिफॉर्म है, अगर यहां वैल्यू 5 है तो यहां भी 5 है, मैंने बताया। पर अगर इसकी जगह पे ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो यहां पे अगर 5 है तो यहां पे कितना होगा? 10 न्यूटन पर कूलम होगा। क्यों? अरे भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में जितनी पास होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितनी दूर दूर होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ में आ गई यहां तक की बात? अच्छा, ये वाला बताओ यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिफॉर्म की तो पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि वो पैरेलल होनी चाहिए और इक्विडिस्टेंस होनी चाहिए। तो ना तो पैरेलल है ना तो इक्विडिस्टेंस है। समझ में आ रही है? यहां डिस्टेंस कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। अच्छा, कहां वो पास में? इस जगह पे।
और जैसे जैसे वो दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दूर चली जाती है। मतलब यहां पे अगर इसकी वैल्यू 10 है तो दूर जाते जाते वो कितनी हो जाएगी, 5 होती जाएगी। समझ में आ गई ये बात, बिल्कुल क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आएगी जो न्यूमेरिकल हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। चलो इसके बाद अब ये न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? An electron falls through a distance of 1.5 cm in a uniform electric field of magnitude 2 × 10⁴ Newton per coulomb। क्या बोल दिया हमको? हमको बोला कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और वहां से एक इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है जो कितने सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मतलब डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻² मीटर। इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। फिर क्या बोला? The direction of field is reversed keeping its magnitude unchanged and proton falls to the same distance। मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। देखो जरा क्या बोला है, हमको जरा समझते हैं अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने तुमको बताया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही ड्रॉ किया जाएगा, बराबर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक बात, चलो मुझे इसकी डायरेक्शन बताओ, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से निकलती है वहां पॉजिटिव और जहां पे जाती है वहां नेगेटिव। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, यहां से नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है। कितने डिस्टेंस से हो रहा है? 1.5 सेंटीमीटर से हो रहा है। हमको समझ में आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन की बात खत्म होने के बाद सेम चीज हमको प्रोटॉन के लिए भी बोली है। तो यहां पे अब क्या बोला? प्रोटॉन के लिए पहली कंडीशन उसने क्या बोली? क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। मतलब ये डायरेक्शन नीचे से ऊपर की थी, उसको ऊपर से नीचे की कर दो। अब ये फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा, ठीक है। मतलब क्या हो गया? यहां पे हो गया पॉजिटिव और यहां पे हो गया नेगेटिव। और अब प्रोटॉन गिर रहा है, मतलब यहां से नीचे गिर रहा है प्रोटॉन। पहले इलेक्ट्रॉन गिर रहा था, अब प्रोटॉन गिर रहा है। प्रोटॉन ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है। फ्रीली फॉल होने का सीधा मतलब क्या कि v0 इज इक्वल टू 0। ये तो हम पहले ही लिख देंगे, बाकी सारी बातें बाद में। समझ में आएगी? दोनों कंडीशन के लिए v0 इज इक्वल टू 0। क्लियर? फिर कंप्यूट टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। ये दोनों का टाइम फाइंड करना है नीचे गिरने के लिए। मतलब क्या? टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है और टाइम ऑफ प्रोटॉन भी फाइंड करना है। उसके अलावा क्या बोला? कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी। ये सिचुएशन को ग्रेविटी की जो ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब अगर इन दोनों का एक्सेलरेशन भी फाइंड कर दे तो हम उसको ग्रेविटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को और यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन को, इन दोनों के एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब 9.8 के साथ कंपेयर कर देंगे। इतने क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं, 1 2 3 और 4, बराबर। मैं 2 क्वेश्चन मैं फाइंड करूंगा, 2 क्वेश्चन तुमको करने हैं, खुद सोल्व करने हैं। इलेक्ट्रॉन का मैं फाइंड कर लेता हूं, प्रोटॉन का तुम्हें खुद करना है। क्लियर? चलो देखते हैं सबसे पहला काम। अच्छा, यहां पे और एक बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F/Q। अगर मैं F को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू QE। मैं उसी का यहां पे यूज करने वाला हूं। जरा देखो किस तरीके से मैं यूज करता हूं। स्टार्ट करता हूं मैं F इज इक्वल टू Q इंटू E। F इज इक्वल टू हमें पता है F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू QE, और मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो A इज इक्वल टू QE डिवाइड बाय m। समझ में आई बात? A इज इक्वल टू हो गया QE डिवाइड बाय m। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, तो मैं फाइंड कर रहा हूं फॉर इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का सब कुछ मैं फाइंड करके दे दूंगा, प्रोटॉन का तुम्हें करना है। इलेक्ट्रॉन, acceleration of electron is equal to charge of electron into E divided by mass of electron। charge of electron into E divided by mass of electron। तो acceleration of electron is equal to charge of electron 1.6 into 10⁻⁹ into E। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है आपको कितनी है? 2 into 10⁴ divided by mass of electron। इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.11 into 10⁻31।
तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया हमको, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना मिला हमको, 1.6 into 2 divided by 9.11 is equal to क्या आ गया ये 0.35 into 10 raised to power कितनी, -19 plus 4 -15 -15 plus 31 is equal to कितनी हो गई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर सकते हो, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन इजीली फाइंड कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें क्या रखना है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही है, तुम्हें मास ऑफ प्रोटॉन एक्स्ट्रा रख देना है। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 into 10 raised to -27, तो वहां से तुमको एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम के लिए देखो, चलो मैं इसको हटा देता हूं वापस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो देखते हैं हम टाइम को। टाइम के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, यहां कॉन्सेप्ट यूज होगा स्टैंडर्ड 11th फॉर्मूला किसके, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के सारे फॉर्मूला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला में लिखता हूं यहां पे क्या, d is equal to v0t plus half at square, d is equal to v0t plus half at square। तो d is equal to v0t, v0 कितना है, v0 0 हमको पता है, फ्रीली फॉल हो रहा है, तो 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां मैं g नहीं लिख सकता, ये को क्यों नहीं लिख सकता, क्या रीजन भाई, यहां पे कुछ एक्सेलरेशन बनेगा, ये ग्रेविटी सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब होगा क्या, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नहीं भाग रहा, इसका एक्सेलरेशन कुछ बहुत ही ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी तो कर ही रही है, साथ ही साथ ग्रेविटी के साथ ये पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये सिर्फ ग्रेविटी से नीचे नहीं आ रहा, ये ग्रेविटी के अलावा बहुत ही जबरदस्त वाला कूलम्बियन फोर्स की वजह से भी नीचे आ रहा है। इसीलिए देखो इसका एक्सेलरेशन कितना आया 0.35 into 10⁻16। ग्रेविटी क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके सामने ये आया 0. तो हमको कंपेयर करने के लिए भी बोला था। लास्ट क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया, समझ में आया, प्रोटॉन का भी इतना ही ज्यादा आएगा बराबर, 10⁻14 के आसपास ही होगा वो भी। क्लियर हो गई बात बराबर। तो यहां पे हम एक्सेलरेशन लिखेंगे। अब मैं अगर पहले तो d इज इक्वल टू मुझे मिल गया हाफ at स्क्वायर, मुझे टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को सब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाय a। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं फिर से 4 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो क्या करूंगा मैं, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम वे से तुम क्या करोगे, टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कहां है, तो तुम यहां से फाइंड करने वाले हो, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन फार्मूला तो यही रखना। क्लियर हो गई बात। तो ये हुआ t इज इक्वल टू d डिवाइड बाय ae, तो te इज इक्वल टू 2 into d, d की वैल्यू कितनी है 1.5 into 10⁻² डिवाइड बाय ae, ae कितना 0.35 into 10⁻16, 0.35 into 10⁻16, तो te इज इक्वल टू, अच्छा और एक बात कुछ गलती कर रहा हूं मैं, यहां पे क्या हो रहा है 2d डिवाइड बाय t का स्क्वायर है, ये t का स्क्वायर है, ये t का स्क्वायर है, ये भी t का स्क्वायर है। समझ में आ रही बात, मतलब t के स्क्वायर को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलो वैल्यू कितनी आती है चेक कर लेते हैं हम, वैल्यू कितनी आ रही है 2 into 1.5 डिवाइड बाय 0.35 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई इसकी वैल्यू आई 8.57 into 10⁻18, ये t के स्क्वायर की वैल्यू आई, तो te इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो ये आ गया 2.92 into 10⁻⁹ सेकेंड, और ये -9 होने की वजह से t इज इक्वल टू 2.92 क्या लिख सकते हैं हम, नैनो सेकेंड। तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम, कितना टाइम लगेगा फॉल होने के लिए वो हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही तुमको प्रोटॉन का भी फाइंड करना है।
क्लियर हो गया? तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।